शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ज्योतिष में सबसे सूक्ष्म आधार जो गणना का होता है वह होता है नक्षत्र। जिन भी लोगों की गणना पूरी तरह से सटीक नहीं आती है उसके पीछे का कारण ये होता है कि बहुत सारे ज्योतिषी जो हैं वो नक्षत्रों को नहीं देखते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हैं और वो सिर्फ ग्रहों को ही देख करके कि कुंडली के कौन से भाव में ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं उसी के अनुसार वो अपनी प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी कर देती हैं। लेकिन बाद में जब देखा जाता है उनका जो भविष्य फल आगे बताया होता है वह उतना सटीक नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो है नक्षत्रों की गहराई को वो नहीं देखते हैं और बहुत सारे ज्योतिषी अक्सर ये गलती करते भी हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर इस नक्षत्रों का सारा खेल है क्या, नक्षत्र क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं और नक्षत्र जो हैं 3 प्रकार के बताए गए हैं जिसमें से जो नक्षत्र होते हैं कुछ 27 नक्षत्र होते हैं और एक 28वां नक्षत्र भी होता है। ये 27 नक्षत्रों का खेल क्या है, इनका रहस्य क्या है, ऐसे कौन से नक्षत्र हैं जो शुभ माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं और मध्यम माने जाते हैं और इन नक्षत्रों में आप क्या काम कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते हैं। यकीन मानिए कि जो भी व्यक्ति जिस समय पैदा होता है उस समय उसकी कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार। वैदिक ज्योतिष में अगर आप देखेंगे तो जो सारी जो गणना की जाती है उसमें जितना भी ज्योतिष शास्त्र है पूरी तरह से ग्रह और नक्षत्रों के ऊपर ही आधारित है। आखिर ये नक्षत्र होते क्या हैं, ये नक्षत्र कैसे हमसे जुड़े हुए हैं, इनसे हमारी किस्मत का क्या कनेक्शन है और कौन से नक्षत्र से हमें क्या मिलता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नक्षत्रों को लेकर के मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जो है कहानी बताने वाली हूँ और ये सत्य कहानी है, शास्त्रों पे आधारित है। जैसे आप सभी को पता है कि जो गुरुदेव जो हैं यानी जो बृहस्पति हैं जो देवताओं के गुरु हैं और जो शुक्राचार्य हैं वो राक्षसों के गुरु हैं, ये दोनों ही अपने आप में प्रखान पंडित हैं और अच्छे ज्योतिषी भी थे। ये क्योंकि जो शुक्राचार्य थे वो दानवों के पास चले गए थे, उनके पंडित हुआ करते थे। तो एक समय की बात है कि इंद्रदेव ने एक नया महल बनाया और उस महल के अंत में जो है एक बड़ा सा सुंदर सा बागीचा भी बनवाया। अब वो बागीचा बनवाया और जा करके इंद्रदेव उस महल में प्रवेश करना चाहते थे। तो प्रवेश करने से पहले जो है गृह प्रवेश का लिए एक मुहूर्त निकाला जाता है। तो वो अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास गए और उनसे जाकर के उन्होंने कहा कि मुझे जो है गृह प्रवेश के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। बृहस्पति जी जो बहुत अच्छे विद्वान ज्योतिषी पंडित और गुरु और देवताओं के गुरु थे, उन्होंने एक अच्छा सा मुहूर्त देख करके इंद्रदेव के लिए जो था गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाल लिया। सब पूजा पाठ हुई और बहुत लग्जरियस धूमधाम से जो है इंद्रदेव ने उस महल में प्रवेश किया। कुछ समय पश्चात इंद्रदेव के उस महल का जो बागीचा था उस बागीचे में किसी कारण से अग्नि का तांडव हो गया और वो बागीचा जल गया। अब यहाँ पर समझ में नहीं आया कि आखिर इसका कारण क्या था, वो बागीचा क्यों जला। क्योंकि बृहस्पति जी ने जो देवताओं के गुरु हैं उन्होंने तो अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकाला था, पूरी पूजा पाठ उस शुभ मुहूर्त के अनुसार की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस बागीचे में कुछ समय के पश्चात आग लग गई। यहाँ पर सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया तो वहाँ पर शुक्राचार्य जी को भी वहाँ बुलाया गया और बृहस्पति जी भी वहाँ पर थे। तो बृहस्पति जी ने शुक्राचार्य से पूछा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मैंने सारा इतना कैलकुलेशन करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकाला था, लेकिन कहाँ मुझसे दोष हो गया कि वो मुहूर्त सफल नहीं हो पाया और उनके मतलब जो बागीचे में इंद्रदेव के बागीचे में अग्नि का प्रवेश कैसे हो गया। तो जब
शुक्राचार्य जी ने उस मुहूर्त की पूरी कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि जिस समय वो मुहूर्त निकाला गया था, गृह प्रवेश का जो पूजा का जो समय निकाला गया था, उस समय एक नक्षत्र कुछ समय के लिए ऐसा आ रहा था जो अग्नि का भय था, अशुभ नक्षत्रों में था। जैसे मैंने कहा कि भरणी जो है मंगल का नक्षत्र है, अग्नि का नक्षत्र है, कृतिका अग्नि का नक्षत्र है, मघा और ये कृतिका के स्वामी सूर्य होते हैं और ये क्रूर अशुभ नक्षत्रों में आते हैं। तो उस समय उन्होंने कहा कि एक कुछ समय के लिए एक जो नक्षत्र का प्रवेश हो गया था, वो जो प्रवेश का जो नक्षत्र था वो अग्नि कारक नक्षत्र था, अशुभ नक्षत्र था। इसीलिए उस नक्षत्र का दुष्प्रभाव होने के कारण इस प्रांगण में यानी जो बागीचा बना हुआ है यहाँ पे अग्नि का प्रवेश हुआ है, लेकिन बाकी सब चीज़ें देखी जाए तो सभी सही हैं। तो आप यकीन मानिए कि देखिए कि एक छोटे से नक्षत्र की गलती की वजह से इंद्रदेव का जो बागीचा था और जिस समय उन्होंने गृह प्रवेश किया था और उस अशुभ नक्षत्र की वहाँ पे पदार्पण हो गया था उस मुहूर्त में, जिसके कारण उनके बागीचे में आग लग गई। इसीलिए जब भी कुंडली की विवेचना की जाए तो अक्सर मैं यही कहती हूँ सबको कि आप नक्षत्रों पे ध्यान जरूर दीजिए। ग्रहों के साथ साथ नक्षत्रों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो सटीक आएगी ही आएगी। अभी जैसे मैं आपको ये सब तो लोग जानते हैं कि 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है, यानी 9 ग्रह हैं, हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र दे दिए गए हैं और ये तीनों नक्षत्र यानी एक ग्रह के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं और इन्हीं ग्रहों के नक्षत्रों के आधार पर ही आगे की गणना और विवेचना की जाती है। इसमें एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत होगी और देखनी भी पड़ेगी। अगर मान लीजिए किसी का जो है मंगल का नक्षत्र हो जाता है या मंगल की राशि है, तो मंगल की राशि में जो नक्षत्र आएंगे 3 नक्षत्र आएंगे, उन तीनों नक्षत्रों के जो स्वामी होंगे वो अलग हो जाते हैं और अगर मंगल के अपने 3 नक्षत्र देखेंगे तो वो तीनों नक्षत्र अलग हो जाते हैं। तो ये चीज़ों की गणना और इन चीज़ों की विवेचना करना बहुत समझना जरूरी होता है। वैसे तो मैं नक्षत्रों को लेकर के बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ कि आखिर लोगों को जो है एक ही राशि के 10 लोगों को क्यों एक जैसा फल नहीं मिलता है, उसके पीछे का कारण भी नक्षत्र होते हैं। और हमेशा जब भी मैं प्रेडिक्शन करती हूँ, कोई भी बड़ा ग्रह परिवर्तित करता है, जैसे अभी गुरु परिवर्तन करने वाले हैं 6 तारीख को, तो नक्षत्र के आधार पर और राशि के आधार पर इनका फल बहुत ही अधिक बदल जाता है। अगर ये नक्षत्र के आधार पर अगर ये आपको शुभ पड़ रहे हैं और राशि के आधार पर नहीं पड़ रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कम से कम 50% तो शुभ फल मिलेगा ही मिलेगा। तो नक्षत्रों की नवग्रहों में और ज्योतिष विद्या में बहुत अधिक महत्व होता है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार अगर आप देखेंगे तो वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को तारा सिद्धांत या नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार जो है कैलकुलेशन किया जाता है और पूरी दुनिया में खासकर देखा जाए, चाहे आप साउथ का ज्योतिष देखिए या नॉर्थ का ज्योतिष देखिए या बाहर का ज्योतिष भी देखिए, जो पाश्चात्य ज्योतिष है, उन सभी पद्धतियों में नक्षत्रों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और इसकी जो भी प्रेडिक्शन होती है वो बहुत ही अचूक मानी जाती है। अब मैं आपको नक्षत्रों के बारे में थोड़ी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। ये सबको पता है कि नक्षत्र जो है, चंद्रमा जो है सभी नक्षत्रों का भोग करता हुआ आगे बढ़ता है। अब मान लीजिए जैसे सबको ब्रह्मांड के बारे में सबको पता है कि ब्रह्मांड सब सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जो है सभी चक्र काटते हैं और इसके समक्ष जो है पृथ्वी भी इसी तरह से जो है ऐसे चक्र काटती है। तो जब ये सूर्य इस तरह से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जब ये हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये पृथ्वी जो है हमारा इस तरह से चक्कर काट रही है और इस पृथ्वी के चारों तरफ जो है ये जो चंद्रमा है, इसको मान लीजिए यहाँ पे मैं चंद्रमा बना देती हूँ। तो जो चांद है, ये चांद है, ये चांद जो है ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अब होता है क्या है, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जैसे अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, आप कभी एक शहर से दूसरे शहर अगर आप जा रहे होते हैं तो बीच में कुछ दूरी के बाद एक नया छोटे हर्डल्स आते हैं, छोटी आपको बताया जाता है अभी ये वाला रास्ता, इसके बाद जो है ये आ गया
ये फलाना शहर आएगा, उसके बाद ये शहर आएगा, उसके बाद ये शहर आएगा। तो उस जगह पे जो स्टॉपेज बने हुए होते हैं, आप अपने अनुसार उन स्टॉपेज पे रुकते हैं, अपना चाय पानी नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार जब ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्र काटने लगता है, तो उस समय जो है ये 27 नक्षत्र होते हैं, ये 27 नक्षत्र एक तरह से जो है हडल्स का काम करते हैं। यानी यहाँ पे चंद्रमा कुछ समय आकर के विश्राम करता है। तो ये पूरे इस तरह से 27 नक्षत्रों को जो है भोगता हुआ इनकी जो परिक्रमा होती है चंद्रमा की, जब पृथ्वी के चारों ओर ये परिक्रमा करता है, तो कुल मिलाकर के 27 दिन 3 घंटे में चंद्रमा परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि सबसे तीव्र गति का जो ग्रह माना जाता है वो चंद्रमा होता है, और चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन का भोग करता हुआ आगे बढ़ जाता है। यानी अगर चंद्रमा मान लीजिए मेष राशि में है, तो मेष राशि में वो 2.25 दिन चंद्रमा वहाँ पर रहेगा और 2.25 दिन के बाद वो वृष राशि में चला जाएगा। अब मेष राशि के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आ जाएंगे, जिसमें से होता है अश्विनी, मृगशिरा और धनिष्ठा। तो ये जो 3 नक्षत्र होते हैं, ये तीनों नक्षत्र अश्विनी नहीं आता है, मृगशिरा, धनिष्ठा और एक मंगल का और नक्षत्र मैं बोल रही हूँ। तो ये 3 नक्षत्र आएंगे। तो जब चंद्रमा जाएगा तो यहाँ पे जो है मृगशिरा का भी वो मंगल की राशि यानी मेष राशि के अंतर्गत जो है वो मृगशिरा का भी भोग करेगा। मेष राशि में वो मृगशिरा का, धनिष्ठा का और एक नक्षत्र का नाम मैं बोल रही हूँ। तो इन तीनों नक्षत्रों पे यहाँ पर भी जाकर के अगर आप देखेंगे तो पूरे वो जो 2.25 जो दिन होते हैं, तो 2.25 दिन में एक दिन में एक नक्षत्र का चंद्रमा भोग करता है। तो जो 3 नक्षत्र होते हैं, जो पूरे 3 नक्षत्रों को वो नहीं भोग कर पाता है, क्योंकि एक राशि के अंतर्गत जो है अगर आप देखेंगे तो कुल 30 अंश होते हैं। तो 30 अंशों को वो भोगता हुआ, यानी 9 के जो चरण होते हैं उनके अनुसार वो भोगता हुआ इसी तरह से राशियों को आगे जो है वो अगली राशि में जाता है और 27 दिन 3 घंटे में अपना एक चक्र पूरा कर लेता है। तो अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि 360 डिग्री का जो पूरा पृथ्वी परिक्रमा करती है, इस दौरान जो है जो 27 नक्षत्र होते हैं, इन नक्षत्रों का ही भोग करते हुए जो है चंद्रमा आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे सबसे रोचक वाली बात ये है कि आपने ये इतने सालों से हम लोग 27 नक्षत्रों के बारे में सुनते हुए आए हैं, लेकिन अभी काफ़ी सालों से जो है हमने टीवी पे, न्यूज़ पे या फिर पुस्तकों के माध्यम से या YouTube चैनल के माध्यम से एक नया नक्षत्र जिसके बारे में सबको पता है, जिसको हम अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। और ये अभिजीत नक्षत्र हर शहर के अनुसार, जैसे आप लगा लीजिए 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये नक्षत्र पड़ता ही पड़ता है। यानी भारत में जितने भी जगह पर होंगी, यहाँ पे 5-10 मिनट का हेर फेर होता है, लेकिन 1 और 12 से 1 के बीच में ये अभिजीत नक्षत्र आता है। ये अभिजीत नक्षत्र जो है 28वां नक्षत्र इसको बोला जाता है। लेकिन असल में अगर आप देखेंगे तो जो 21वां नक्षत्र है और जो 22वां नक्षत्र है, उसके बीच की जो गणना, उसके बीच में जो जगह दी गई है वो अभिजीत नक्षत्र को दी गई है। यानी अभिजीत नक्षत्र को 22वां नक्षत्र और जो 22वां नक्षत्र है उसको 23वां नक्षत्र बनाया गया है। और यहाँ पर रेवती को जो है 28वां नक्षत्र बोला जाता है। लेकिन फिर भी अमूमन अगर आप देखते हैं कि कभी भी जिस भी व्यक्ति की पैदाइश होती है, उस समय जो है किसी भी राशि के अंतर्गत जो है अभिजीत नक्षत्र को जोड़ा नहीं गया है, वह सिर्फ 27 नक्षत्रों को ही 9 ग्रहों में जोड़ा गया है। और इन्हीं समूहों से जो है आगे चल के फिर हम लोग जो है ग्रहों की और नक्षत्रों के आधार पर हम लोग गणना करते हैं। तो ये तरीका होता है नक्षत्रों का, इसी हिसाब से जो है विभाजन किया जाता है और एक राशि में को भोगता हुआ जो है आगे चंद्रमा चलता है। ये जरूर मानिए कि जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है उस समय उस व्यक्ति का चंद्रमा जिस राशि में होगा और वो राशि जो है, उस राशि में जो चंद्रमा है कौन से नक्षत्र पे चल रहा है, ये यहाँ से जब वो गुजरता है तो वो नक्षत्र और वो राशि वो ही उस जातक के लिए कह सकते हैं कि किस्मत की चाबी होती है। और जो किस्मत की सबसे मुख्य चाबी होगी वो आपका नक्षत्र ही होगा। और अगर आपकी और वो नक्षत्र के कैलकुलेशन के आधार पर ही बाकी सभी नक्षत्र आपके लिए कितने शुभ या अशुभ बैठते हैं, वो नक्षत्र सिद्धांत के द्वारा आप लोग जान सकते हैं। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी।
तो अब आ जाते हैं कि आखिर ये 27 नक्षत्र कौन से हैं, उन 27 नक्षत्रों में शुभ, मध्यम और अशुभ नक्षत्र कौन से होते हैं, और आखिर आप इन नक्षत्रों में काम क्या कर सकते हैं। जो पहला नक्षत्र शुरू होता है वो अश्विनी, फिर भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। अगर आप देखेंगे जो नक्षत्रों के नाम बता रहे हैं, हर नक्षत्र के स्वामी अलग हो जाते हैं। और जैसे मान लीजिए मैं रोहिणी का बताती हूँ, तो रोहिणी जो है जो चंद्रमा का नक्षत्र, ये जो 27 नक्षत्र हैं ये चंद्रमा की धर्म पत्नियां ही हैं, और सबसे जो प्रिय नक्षत्र माना जाता है वो रोहिणी नक्षत्र को माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा रोहिणी को बहुत अधिक प्यार करते थे। और जो रोहिणी नक्षत्र है ये यहाँ पर चंद्रमा हमेशा उच्च के होते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र वृष राशि में पड़ता है, और वृष राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, रोहिणी, कृतिका एंड एक नक्षत्र फिर मैं भूल रही हूँ। तो ये 3 नक्षत्र इसमें आएंगे, लेकिन चंद्रमा को सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी है। तो रोहिणी का जो मालिक होता है वो स्वयं चंद्रमा होता है। और उसके बाद मृगशिरा का मालिक मंगल हो गया, आद्रा का राहु हो गया, पुनर्वसु का गुरु हो गया, और पुष्य नक्षत्र का स्वामी जो है वो शनि हो जाता है। तो इसी तरह से हर नक्षत्रों के लिए एक एक स्वामी बनाए गए हैं, और राशियों के और हर राशियों पे 3 अलग अलग नक्षत्र दिए गए हैं। तो अगर उस राशि से उस नक्षत्र की मित्रता होगी, तो मित्र की राशि में अगर वो चंद्रमा नक्षत्र में भ्रमण कर रहा होगा, तो यकीन मानिए वो जो आपके ऊपर फल देने वाला होगा वो अति शुभ फल देने वाला होगा। तो 27 नक्षत्रों में मैं आपको बता रही थी, जिसमें से ऑलरेडी मैं 5 या 6 नक्षत्रों के बारे में बता चुकी हूँ, जैसे पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा। जैसे मैंने कहा था ना, मंगल का एक नक्षत्र मैं भूल रही थी, वो था धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा, रेवती, और रेवती तक जो है 27 नक्षत्र हो जाते हैं। और वो जो 28वां नक्षत्र है, जिसको हम 28 में, मैंने कहा कैलकुलेट हम 28वां करते हैं, लेकिन उसकी जो संख्या दी गई है वो 22वें नक्षत्र की दी गई है, तो ये वो होता है अभिजीत नक्षत्र। और इन्हीं 27 नक्षत्रों को जो है 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग आता है शुभ नक्षत्रों का। तो अगर आप इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, या इन राशि जो भी आपकी राशि है और उस राशि में अगर ये नक्षत्र आते हैं, तो सोच लीजिए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, और आपको किस प्रकार के कार्य इन नक्षत्रों के जब ये नक्षत्र चल रहे होते हैं, और अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से शुभ कार्य हैं जो इन नक्षत्रों के दौरान किए जा सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 27 नक्षत्रों में से 15 नक्षत्रों को जो है शुभ नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है। इसमें अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई सिद्धि करना चाहते हैं किसी, तो इस नक्षत्रों में आप कर सकते हैं। तो इन नक्षत्रों में काम करने से आपको सफलता के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। पर खासकर आपको अपनी राशि के नक्षत्र के अनुसार इन नक्षत्रों की कैलकुलेशन जरूर करनी चाहिए, नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार। ये जो मैं आपको 15 नक्षत्र बता रही हूँ, ये आपके लिए 15 नक्षत्र, अगर ये मान लीजिए संपत तारा में आते हैं, और क्षेमा तारा में आते हैं, और मित्र, अति मित्र तारा के अंतर्गत आते हैं, तो आप इन नक्षत्रों में इनका जो मैं 15 शुभ नक्षत्र बताने वाली हूँ, इसमें अगर आप कार्य करते हैं, तो यकीन मानिए सारे काम आपके सिद्ध भी होंगे, सफल भी होंगे, और आपको सफलता भी पूर्ण रूप से मिलेगी। जो 15 नक्षत्र है उसमें जो सबसे पहला नक्षत्र आता है शुभ में, वो होता है रोहिणी, फिर जो जिसका चंद्रमा स्वामी होता है, फिर अश्वनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, रेवती, श्रवणा, स्वाति, अनुराधा, पूर्वा भाद्रा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और धनिष्ठा, और लास्ट में पुनर्वसु जिसके स्वामी गुरु होते हैं। ये 15 नक्षत्र ऐसे हैं जिन नक्षत्रों में आप कोई भी शुभ काम करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। लेकिन ये जरूर गणना कीजिए नक्षत्र सिद्धांत से। ये जो मैंने 15 नक्षत्र बताए हैं, इनमें से हो सकता है आपके नक्षत्र के अनुसार, जरूरी नहीं है कि ये नक्षत्र आपको जो है अगर सक्सेस स्टार में आते हैं, यानी क्षेमा तारा में आते हैं, सफल साधक तारा में आते हैं, तो यकीन मानिए आपको सक्सेस ही मिलने वाली है। उसके बाद आ जाता है मध्यम नक्षत्र। जो मध्यम नक्षत्र होती है, इस नक्षत्र में
के तहत वो वाले नक्षत्र आते हैं जिसमें आम तौर पर अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बड़ा या विशेष कार्य करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं, और वो वाले जो अभी मैंने 15 नक्षत्र बताए हैं उसमें अगर आपको जो है सक्सेस जोन में, मित्र, अति मित्र में ये जो तारे नहीं पड़ पाते हैं और ये तारे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आप अपना कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः अगर आप काम के लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पर इस नक्षत्रों के समय अगर आप काम शुरू करते हैं तो भगवान ना करे अगर कोई नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं तो उसका जो नुकसान का जो दायरा होता है वो कम हो जाता है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि अगर जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं कि सफलता के साधक तारा में पढ़ रहा हो, संपत तारा में पढ़ रहा हो, क्षेमा तारा में पढ़ रहा हो, देखिए ये 5 चीज़ें याद रखिए। सबसे पहले आता है साधक तारा। साधक में आपको जो है धन प्राप्त होने वाला होता है और संपत तारा संपत में धन होता है, साधक में आपको सक्सेस मिलती है। उसके बाद आता है क्षेमा तारा आता है जिसमें आपको कल्याण प्राप्त होता है। एक आता है मित्र और लास्ट में आता है 5वां अति मित्र। अगर इन 5 में अगर आपका ये तारे आ जाते हैं तब आपको इन नक्षत्रों के अनुसार नक्षत्रों में शुभ कार्य जरूर करना चाहिए। अब ये जो अन्य जो नक्षत्र हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आता है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा, आद्रा, मूला और सतभिषा। तो ये जो नक्षत्र हैं ये मध्यम श्रेणी के नक्षत्रों में गिने जाते हैं। तो इसमें भी आप अपना कोई अन्य नक्षत्रों के साथ अगर संयोग नहीं जुड़ता है तो इन नक्षत्रों में भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आ जाते हैं जो 4 नक्षत्र होते हैं, ये अत्यंत अशुभ नक्षत्रों की श्रेणी में गिने जाते हैं। इन नक्षत्रों में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करने की कोशिश करते हैं तो पहली बात तो आपका वो शुभ कार्य कभी हो ही नहीं पाएगा, वो आपके लिए कभी पूर्ण काम होगा ही नहीं, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए। और उसका अगर मान लीजिए ज़बरदस्ती अगर आप नहीं भी देखती हैं और ज़बरदस्ती आप इन अशुभ नक्षत्रों में काम शुरू कर देते हैं तो उसके नतीजा जो है आपको बुरे ही मिलने वाले होते हैं। जो भी आप काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको बाधा जरूर आएगी, असफलता प्राप्त होगी। और इसके तहत जो है जो अब मैं नक्षत्र बता रही हूँ इन 4 नक्षत्रों को आप जरूर देखिए। जो भरणी नक्षत्र होता है ये मंगल का होता है, कृतिका नक्षत्र सूर्य का होता है, मघा नक्षत्र केतु का होता है और आश्लेषा नक्षत्र ये भी सॉरी मैं भूल रही हूँ, ये इसका स्वामी कौन है मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो ये 4 नक्षत्र जो भरणी नक्षत्र है ये और कृतिका मंगल का, क्योंकि ये गर्म नक्षत्र है, कृतिका सूर्य का नक्षत्र है तो ये भी जलने वाला नक्षत्र होता है। अब मैं बताने वाली हूँ आखिरी नक्षत्र है अशुभ नक्षत्र। अशुभ नक्षत्रों की श्रेणी में जो 4 नक्षत्र रखे गए हैं इस समय आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इन अशुभ नक्षत्रों के जो मैं नाम बता रही हूँ आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकती हैं। हाँ, इसमें आप जो है दूसरे प्रकार के कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अशुभ नक्षत्र में कभी भी कोई शुभ कार्य कर भी देती हैं तो उस समय आपको उस कार्य में सफलता कम, विफलता ज़्यादा मिलती है। उसके परिणाम जो नतीजे हैं आपको बुरे ही भुगतने पड़ते हैं और आपने जो भी काम किया होता है उस काम में बाधा, विघ्न ये सब मिलता ही मिलता है और वो पूरा हो ही नहीं पाता है। तो वो जो 4 नक्षत्र हैं जिसमें उनका नाम मैं बता रही हूँ, पहला नक्षत्र है भरणी नक्षत्र जो मंगल का होता है, दूसरा है कृतिका जो सूर्य का नक्षत्र है। तो मंगल भी अग्निकारक है, सूर्य भी अग्निकारक है। और जैसे मैंने आपको गुरुदेव बृहस्पति और इंद्रदेव की कथा सुनाई तो ये नक्षत्र अग्नि के जो नक्षत्र अग्निकारक जो नक्षत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना तांडव जरूर मचाते हैं। फिर मघा नक्षत्र जो केतु का होता है और आश्लेषा नक्षत्र इसका स्वामी बुध होते हैं और तो ये बुध का होता है। तो इस नक्षत्र को उन नक्षत्रों को क्यों मघा नक्षत्र जो है वो केतु का है, केतु जो है मार काट का देने वाला नक्षत्र होता है और ये शुभ नहीं माना जाता है। और जो आश्लेषा नक्षत्र है वो बुध का है और बुध जो है ठंडा ग्रह होता है। तो अगर कोई काम इस नक्षत्र में भी किया जाए तो वो काम ठंडे बस्ते पे ही चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनती हैं और बनते बनते आधी मूवी रुक जाती है और फिर वो मूवी बंद हो जाती है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। तो अगर इस तरह के नक्षत्रों में भी अगर वो काम शुरू करते हैं तो उनको सफलता नहीं मिल पाती है। आमतौर पर ये जो नक्षत्र होते हैं इन पर बड़े और विध्वंसक कार्य अगर आप करना चाहते हैं तब आप कर सकती हैं और ये कार्य ठीक भी माने जाते हैं और शुभ भी माने जाते हैं। मान लीजिए अभी विध्वंसक कार्य कैसे, अगर मान लीजिए आप
बिल्डर हैं और कोई बिल्डिंग गिराने का आपको काम दिया गया है, तो आप उसमें विस्फोट करना चाहते हैं, तो बिल्डिंग गिराने का काम इस नक्षत्रों पे कीजिए, आपका ये काम शुभ हो जाएगा। कहीं पर किसी की ज़मीन में कब्जा करके रखा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के बात करिए, वहाँ पे कब्जा आपका हट जाएगा। कहीं पर जैसे खेती में कहीं पर जहाँ पे जंगल वगैरह है और बहुत कचरा है, कूड़ा करकट है, उसको आप साफ कर रही हैं, तो वहाँ पे अग्नि का कुछ कार्य करना है, तो आप वहाँ पर आग लगाने का कार्य इन नक्षत्रों में कीजिए। जैसे जो लोग जो है माइंस वगैरह बिछाते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं, रोड बनाते हैं, तो पहाड़ काटने का काम हो गया, माइंस बिछाने का काम हो गया, किसी तरह का कोई भी विस्फोट वाला काम हो गया, या फिर जो लोग सेना से जुड़े हुए हैं, सैन्य शक्ति का जो जुड़ा हुआ काम होता है, या फिर जो लोग परमाणु परीक्षण वगैरह इत्यादि करते हैं, ये सारे काम, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैंने बताया है अग्नि से जुड़े हुए काम है, विध्वंसक काम है, किसी भी चीज़ का विध्वंस करना हो तो आप इन नक्षत्रों में कीजिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। लेकिन ये जो काम मैं आपको बता रही हूँ, ये चारों ही नक्षत्र किसी भी आम आदमी या जातक के लिए ये नक्षत्र बेहद घातक और नुकसानदेह माने जाते हैं। इसीलिए जो हम नॉर्मल इंसान हैं, इन नक्षत्रों में ना तो कोई किसी प्रकार का कोई गृह प्रवेश कीजिए, ना कोई नया काम शुरू कीजिए, ना ही जो है किसी प्रकार की किसी से कोई मीटिंग वगैरह रखिए। तो इन नक्षत्रों को कोशिश कीजिए आप अवॉइड कीजिए, और फिर अगले अच्छा जब नक्षत्र समय आएगा उसी के अनुसार जो है आप आगे काम जरूर कीजिए, तो आपको इनमें सफलता प्राप्त होगी ही होगी। तो आशा करती हूँ कि मैंने जो आप नक्षत्रों से संबंधित आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।